हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग ओरा। एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन रिसर्च। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि टॉपिक क्या है, टॉपिक तो चूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बना लेते हैं, बट एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि हमारी रिसर्च की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो इस वीडियो में आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, टॉपिक, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, फॉर्मूलाज और ट्रिक्स भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को याद रखने के लिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे नर्सिंग पे बेस्ड और साइकोलॉजी पे बेस्ड, एंड कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं अपनी रिसर्चेज में, कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स अपनी रिसर्चेज में करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आखिर होता क्या है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दिस इज़ द हार्ट ऑफ रिसर्च। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ द हार्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च का दिल होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च का दिल क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने एक परफेक्ट ना बोल के मैं बोलूँ कि अगर आपने एक करेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ की है तो आपकी जो रिसर्च है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। बट आपने एक इनकरेक्ट या फिर गलत या फिर मिस्टेकन आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ की है जो कि आपको खुद ही डाउट है आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, तो वहाँ जो आपकी रिसर्च है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगे और रिसर्च जो है वो अनसक्सेसफुल हो सकती है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है? तो ये एक क्लियर स्टेटमेंट होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ अ क्लियर स्टेटमेंट दैट डिफाइंस, कुछ चीज़ों को ये डिफाइन करती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ ए क्लियर स्टेटमेंट दैट डिफाइंस कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिस पे आप लोग स्टडी करना चाहते हैं, ये बताती है। देन नेक्स्ट ये बताती है कि प्रॉब्लम जो है किसको अफेक्ट कर रही है, किसको अफेक्ट कर रही है, प्रॉब्लम जो है हमारी वो किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, राइट। नेक्स्ट ये बताती है कि वाई प्रॉब्लम इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमारी प्रॉब्लम है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही पता चलता है। क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है ना वो ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली डिफाइन करती है, राइट। नेक्स्ट इससे हमें पता चलता है कि रिसर्च इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेगी, हाउ द रिसर्च, जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हो, हाउ द रिसर्च विल एड्रेस दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमारी जो रिसर्च है वो किस तरह से एड्रेस करने वाली है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पता चल जाती है। तो एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, इसे आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने से ही आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपकी रिसर्च आखिर होने किस चीज़ पे वाली है और किस तरह से आपकी रिसर्च होने वाली है, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, राइट। मान लो कि आप लोग हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मेडिसिन टाइम पर नहीं मिल रही है, राइट। आप लोग यहाँ पे मैं एक सिनेरियो ले लेती हूँ। सिनेरियो है हॉस्पिटल का, और यहाँ पर जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स आर नॉट गिवन ऑन टाइम। तो पेशेंट्स को मेडिसिन्स जो है वो टाइम पर नहीं मिल रही है। आपने ये देखा हॉस्पिटल में जाके, आपने ये ऑब्ज़र्व किया, जो भी रिसर्चर है उसने ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट्स को मेडिसिन्स टाइम पर नहीं मिल रही हैं। तो आपने अपनी रिसर्च के लिए एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। टॉपिक आपका क्या हो गया? मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि टॉपिक आपका क्या है कि मेडिसिन जो हैं वो टाइम पर मिल रही है या नहीं। तो मेडिकेशन किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आपका टॉपिक हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है, ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि XYZ हॉस्पिटल में कई पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो है वो शेड्यूल टाइम पर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट आउटकम्स और पेशेंट सेटिस्फेक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। इस डिले के कॉजेज़ को अभी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए इस इशू पर रिसर्च करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि मेडिकेशंस टाइम पर नहीं मिल रही हैं, मेडिकेशंस टाइम पर नहीं मिल रही हैं, राइट। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि मेडिकेशंस टाइम पर नहीं मिल रही हैं।
किसको अफेक्ट कर रही है? तो ये पेशेंट्स को अफेक्ट कर रही हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स मतलब जो आईपीडी में जो पेशेंट्स हैं, वार्ड्स में, आईसीयूज में, उनको अफेक्ट कर रही है। अब ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाइम पे नहीं मिलेगी तो उससे पेशेंट्स को हार्म हो सकता है, क्योंकि तो इस डिले का कॉज नहीं पता है, तो डिले का हमें कॉज पता लगाना है, डिले का कॉज पता लगाना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमें पता लगाना है। नाउ हाउ रिसर्च विल एड्रेस दिस प्रॉब्लम, किस तरह से ये रिसर्च जो है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, ये भी हम इसमें बता सकते हैं कि हम जो है हम नर्सिस पर सर्वे कर सकते हैं, जो भी नर्सिस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं उन पर सर्वे कर सकते हैं, डॉक्टर से सर्वे कर सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं, पेशेंट सर्वे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं हम अपनी रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी विल एड्रेस दिस प्रॉब्लम, राइट। तो ये हो गया हमारा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। नाउ टॉपिक प्रॉब्लम और टॉपिक प्रॉब्लम क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि टॉपिक इस जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट हम कोई टॉपिक लेते हैं। हमने एक अपनी रिसर्च के लिए एक टॉपिक चूज़ किया है पेशेंट सेटिस्फैक्शन। पेशेंट सेटिस्फैक्शन, मान लो कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारी नर्सेज, डॉक्टर्स और भी हेल्थ केयर स्टाफ्स हैं, तो मैं वहाँ पे जानना चाहती हूँ कि पेशेंट्स कितना सेटिस्फाई हैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में, यहाँ की केयर से कितना सेटिस्फाई है। तो मेरा जो टॉपिक हो गया वो हो गया पेशेंट सेटिस्फैक्शन। मैं पेशेंट सेटिस्फैक्शन पर रिसर्च करने वाली हूँ, ये है मेरा टॉपिक। अब टॉपिक तो जो है वो बहुत ब्रॉड हो सकता है, तो टॉपिक को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बदलने के लिए टॉपिक में से हमें प्रॉब्लम निकालनी पड़ेगी ना, ये तो टॉपिक है। इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्या पेशेंट सेटिस्फाई है नहीं है, बताना चाहता है नहीं बताना चाहता है, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला है कि पेशेंट की जो सेटिस्फैक्शन है ना, पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो लो है इस हॉस्पिटल से, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी, पेशेंट सेटिस्फैक्शन लो है और रीज़न प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि रीज़न भी हमें नहीं पता है, तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन तो लो है विद अनआइडेंटिफाइड रीजंस। तो रीजंस जो है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लो है। ये हो गया रिसर्च स्टेटमेंट। अब रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हम क्या पूछना चाह रहे हैं खुद से, तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स, व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट पेशेंट्स सेटिस्फैक्शन, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक था वो पेशेंट सेटिस्फैक्शन था। प्रॉब्लम क्या थी कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन लो है, इसका रीज़न हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि अब कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की सेटिस्फैक्शन को। जब हमें रीज़न नहीं पता तो क्वेश्चन यही बनेगा ना कि क्या रीज़न है, रीज़न आखिर क्या है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स तो हमें सेट करने पड़ेंगे ना कि पेशेंट की सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें नहीं पता है, जो हमें पता लगानी है, वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पेशेंट सेटिस्फैक्शन। जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट सेटिस्फैक्शन को, वो हमें पता लगाना है मोस्टली। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टॉपिक, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। अब मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, अगर हमने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बनाई है, अच्छे से हमें पता है कि हम किस चीज़ को हैंडल करने वाले हैं, तो रिसर्च जो है हमारी वो फोकस्ड रहेगी। रिसर्च विल बी फोकस्ड, राइट। ऑब्जेक्टिव्स इजीली बन जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स विल बी मेड ईजिली। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है,
तो हमें ये भी पता है कि हमें क्या चीज़ पता लगानी है। जब पता है कि क्या पता लगाना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाओ कि हमें ये पता लगाना है, तो ऑब्जेक्टिव्स भी इजीली बन जाएंगे। रिसर्च क्वेश्चन क्लियर होगा क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। जब हमें प्रॉब्लम पता है तो रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्लियर होंगे, राइट। हमें पता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लो है और रीजंस पता नहीं है, तो क्वेश्चन भी इजीली बन गया हमारा कि जब रीज़न नहीं पता तो रीज़न को पता लगाओ भाई। देन मेथोडोलॉजी चूज़ करने में भी इजी रहेगा। मेथोडोलॉजी जो होती है ना कि किस तरह से हमें अपनी रिसर्च को करना है, क्या रोड मैप हमें चूज़ करना है अपनी रिसर्च के लिए, वो चूज़ करना हमारे लिए इजी रहेगा। और रिसर्च जो है वो जस्टिफाई हो जाएगी, रिसर्च विल बी जस्टिफाइड, राइट। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंस होती है रिसर्च प्रॉब्लम की। अब एक मैंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुड रिसर्च प्रॉब्लम की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ये आज के टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको आप कह सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक वाला है कि एक अच्छी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, राइट। क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम से पूछा भी जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, राइट। तो एक जो अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम है जो वो क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, रीडर को तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, जो भी पढ़ रहा है उस प्रॉब्लम स्टेट को समझ जाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रॉब्लम लिख रही हूँ, स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड, तो ये समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम किस बात को लेकर स्ट्रेस्ड है, नहीं पता ना। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम लिखती हूँ यहाँ पे, फाइनल ईयर nursing students are stressed due to the high level of examination, राइट। एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो बहुत हाई आया है, इसकी वजह से फाइनल ईयर के नर्सिंग स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ रही है, तो ये क्लियर है। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है सबसे पहले तो गुड रिसर्च प्रॉब्लम की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रॉब्लम जो है शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कैसे होगी, तो प्रॉब्लम वेग नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम शुड नॉट बी वेग, एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन हेल्थ केयर, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ केयर में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो किससे क्या पता चल रहा है, क्या स्पेसिफिक है पूरे के पूरे हेल्थ केयर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो स्पेसिफिक नहीं हुई प्रॉब्लम। अगर मैं यहीं पर बोलूँ कि द लेवल ऑफ बर्नआउट इंक्रीज इन आईसीयू नर्सेज, तो हेल्थ केयर में क्या प्रॉब्लम है कि आईसीयू नर्सेज में जो लेवल ऑफ बर्नआउट है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। मैंने स्पेसिफिकली बात की आईसीयू नर्सेज के बारे में, मैंने स्पेसिफिकली बताया कि उनका जो बर्नआउट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ही पार्ट होगा, राइट। थर्ड पॉइंट मैं इसमें ले सकती हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो रिसर्चेबल होनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस पे हम लोग रिसर्च कर सकें, कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका आंसर ही नहीं मिल सकता। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि नर्सेज अनहैप्पी क्यों हैं, नर्सेज आर अनहैप्पी, वाई, क्यों है नर्सेज अनहैप्पी, तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं ना, इसका कोई आंसर कैसे दे सकता है, क्या पता वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो सारी नर्सेज के ऊपर है, तो हम लोग ये चीज़ें नहीं बोल सकते। बट अगर मैं यहीं बोलूँ the factors affecting job satisfaction of nurses के जॉब सेटिस्फैक्शन को क्या अफेक्ट कर रहा है वो मुझे पता लगाना है, तो ये एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसे तो मैं पता लगा ही सकती हूँ कि नर्सेज के जॉब सेटिस्फैक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को, ये हम पता लगा सकते हैं, तो ये एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कि जो सिग्निफिकेंट होने चाहिए, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। प्रॉब्लम जो है वो सिग्निफिकेंट का मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ फालतू की चीज़ ले रही और उस पर रिसर्च करने के लिए बैठ गए हैं। नेक्स्ट फीजिबल होनी चाहिए,
फिजिबल मतलब अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेज में कंप्लीट हो सके, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम जो कि दैट कैन बी कंप्लीटेड इन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम, अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेज में कंप्लीट हो सके। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आपके पास टाइम तो आपको दिया हुआ है, लेट्स से 6 मंथ्स का आपके पास टाइम है और आपने एक ऐसी रिसर्च ले ली जो कि जिसे पूरे होने में ही 10 साल लगेंगे, तो ऐसी रिसर्च तो फिजिबल नहीं होगी ना। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी चूज़ करनी है जो आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपका टाइम अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे कंप्लीट कर सको रिसर्च को, और वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी तक हमने पूरी अच्छे से बात कर ली है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स देख लिए जाएँ, क्योंकि एक स्पेसिफिकली ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना भी एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, तो इसको आप कैसे भी नहीं लिख सकते हो कि जो मन में आया वो लिख दिया। तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जनरली 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं इसके, राइट। फर्स्ट पार्ट के बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है, बैकग्राउंड ये डिफाइन करता है कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है। मैं यहाँ पे आप लोगों की लैंग्वेज में लिख रही हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत इजीली हम लोगों को समझ आ जाता है, राइट। तो बैकग्राउंड सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि आखिर सिचुएशन है क्या, किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ प्रॉब्लम के आगे एग्जिस्टिंग क्यों लिखा है? एग्जिस्टिंग मतलब अभी की प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी कि हम बहुत पुरानी प्रॉब्लम को लेके बैठे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई और हम दोबारा उस पर रिसर्च करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की हम जब यहाँ पे बात करते हैं तो हम बताते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है। हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमें बताएगी कि एक्चुअल इशू क्या है, ये डिफाइन करना चाहिए उसे। देन रिसर्च गैप, किसी भी रिसर्च में जो रिसर्च गैप होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसर्च गैप का मतलब होता है कि अभी तक क्या चीज़ें अननोन हैं, क्या ऐसा है जो हम इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं। मान लो रिसर्च में क्या हो रहा है कि जो चीज़ें पहले से सर्च हो चुकी हैं उसे आप दोबारा सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। अब रिसर्च गैप में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी भी आप सर्च नहीं कर पाए, जो अभी भी जिसमें रिसर्च में गैप है वो आप पता लगाना चाहते हो, राइट। देन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस की बात मैंने अभी भी की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में। तो सिग्निफिकेंस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो शायद ज़रूरी ही ना हो, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे कोई आपने टॉपिक चूज़ किया है और उस पर आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हो, राइट। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे आप लोग कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो क्यों ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? क्या इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक असाइनमेंट मिला है जो कि आपको कंप्लीट करना है? नहीं ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि आप इससे लोगों को अवेयर करना चाह रहे हो ताकि वो लोग प्रिवेंशन कर सकें किसी भी डिजीज़ का, आगे होने वाली हाइजीन रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हमें पर्पस भी बताना होता है, पर्पस भी क्लियर करना होता है कि रिसर्च जो है हमारी, जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, जो हमारी रिसर्च है वो क्या इन्वेस्टिगेट करने वाली है, राइट। तो हमें एक रिसर्च प्रॉब्लम, जब भी हम एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसमें हम ये सारे इश्यूज़, ये सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए। हम सबसे पहले उसमें बताते हैं कि सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड बताते हैं कि सिचुएशन है क्या, आखिर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च गैप क्या है जो अभी तक अननोन है, सिग्निफिकेंस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो हम इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं और कैसे इसे सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो इसका आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला कहूँ या ट्रिक कहूँ, आप इस तरह से इसे याद कर सकते हो कि हम लोग सबसे पहले करंट सिचुएशन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड, देन करंट सिचुएशन, देन प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम के बाद इसमें क्या क्या गैप है, राइट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, एंड इस रिसर्च का जो है पर्पस क्या है, क्यों हम ये रिसर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कि किस टॉपिक से हम लोग ये चीज़ें ले रहे हैं, करंट सिचुएशन, अभी इस टाइम इस टॉपिक से तो हम ये पार्ट उठा ही रहे हैं, इस टाइम क्या प्रॉब्लम है, राइट, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसमें गैप क्या क्या हमारे पास, किस नॉलेज की अभी कमी है, क्या चीज़ हम अभी नहीं पता लगा पाए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस प्रॉब्लम का, और हमारी स्टडी का पर्पस क्या है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला ऑफ मेकिंग अ गुड रिसर्च स्टेटमेंट। तो ये जो आपका टॉपिक है ना, ये मुझे लगता है कि 5 स्टार वाला टॉपिक है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बना ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं नर्सिंग का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैं पूरा लिखूंगी नहीं, आपको ऐसे ही बताऊंगी, और यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। टॉपिक हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल का हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन हमारा टॉपिक है, राइट। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है मैंने, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हेल्थ केयर सेटिंग्स में एक मेजर कंसर्न है, राइट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं वो एक मेजर कंसर्न है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI जो है ये बैकग्राउंड हो गया। हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे बात करने वाले हैं इन HAI इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग्स में हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे बात करने वाले हैं। हैंड हाइजीन इन्फेक्शन प्रिवेंशन का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, लेकिन कई नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो हैंड हाइजीन गाइडलाइंस को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं। कंप्लायंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पर लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल है, इसलिए नर्सेज मेन हैंड हाइजीन कंप्लायंस और एसोसिएट फैक्टर्स का असेसमेंट करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, तो ये मैंने बताया। तो इसमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है कि जो नर्सेज हैं वो हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर पा रही हैं। हैंड हाइजीन जो प्रैक्टिसेस हैं, हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रही हैं, राइट। तो ये हमारी हो गई एक्चुअल प्रॉब्लम। अब इसमें रिसर्च गैप क्या है, अभी तक क्या चीज़ें अननोन हैं। तो अननोन क्या है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस में चेंज तो नहीं हुए हैं, गाइडलाइंस में कोई चेंजेस हों, या फिर स्टाफ पेशेंट रेशियो कम हो गया है, स्टाफ पेशेंट रेशियो बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें गैप हो सकता है, या कंप्लायंस का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, क्यों HAIs को प्रिवेंट अगर हम लोगों को करना है तो प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। प्रॉब्लम्स को सॉल्व, HAI को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। पर्पस क्या है, क्या इन्वेस्टिगेट करेगी ये रिसर्च, तो ये रिसर्च इन्वेस्टिगेट करने वाली है कंप्लायंस टू हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन नर्सेज, हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन नर्सेज। तो जो गाइडलाइंस बनी है हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस के लिए, HAIs को इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर कितना हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं, कितना जो नर्सेज है वो कंप्लायंस को हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो ये हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये क्रिएट की जाती है, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं साइकोलॉजी का एक चूज़ करती हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया एडिक्शन, तो सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ये तो हो गया हमारा टॉपिक, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड हमने चूज़ कर लिया, सोशल मीडिया एडिक्शन है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो पहले आप मेरी। कॉलेज स्टूडेंट्स में सोशल मीडिया यूज़ जो है ना वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है, राइट। एक्सेसिव यूज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट भी कर रहा है। हाउएवर सोशल मीडिया एडिक्शन और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच संबंध को लेकर जो अवेलेबल फाइंडिंग्स इनकन्सिस्टेंट हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, राइट। तो जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये मैं आप लोगों को हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। आप लोगों को बनानी तो इंग्लिश में ही होगी, मैं इंग्लिश में भी बता सकती हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में बहुत ईजिली समझ आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड ले लिया सोशल मीडिया एडिक्शन का। अब जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स में सोशल मीडिया यूज़ जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया यूज़ जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है, किसमें, इन कॉलेज स्टूडेंट्स। तो कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर उनमें सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो गई।
अब रिसर्च गैप क्या है इसमें? रिसर्च गैप वही कि हमें पता लगाना है कि इनकी जो मेंटल हेल्थ है इसे किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है, मेंटल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये हो गया रिसर्च गैप, ये हमें पता लगाना है। ये हमारी चीज़ अननोन है कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा है या फिर बुरा है, ये रिसर्च गैप हो गया, राइट। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है? प्रॉब्लम सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती है सोशल मीडिया यूजेस की वजह से, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने देना चाहते हैं, राइट। अब रिसर्च यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या इन दोनों के बीच में की रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप देखेगी रिसर्च क्या इन्वेस्टिगेट करने वाली है, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूजेस, सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो, एंड जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है बच्चों का, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, और रिलेशनशिप है तो कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, क्या सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, ये सब हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी बन के तैयार होती है पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पार्ट जो है, स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते क्या हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं रिसर्च के वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते टाइम। तो कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टॉपिक को ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि टॉपिक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टॉपिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। टॉपिक क्या हो गया, सोशल मीडिया एडिक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम को डिफाइन करता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, बहुत लंबा लिख देते हैं, तो बहुत ही लंबी पूरा पैराग्राफ लिख जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये भी मिस्टेक होती है। देन रिसर्च गैप, कई बार क्या करते हैं ना कि रिसर्च गैप को मेंशन नहीं करते, रिसर्च गैप मेंशन नहीं करते हैं। रिसर्च गैप मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ पे रिसर्च, अब क्या चीज़ ऐसी है जो कि अभी तक हमें पता ही नहीं है, जो हमें यहाँ से पता लगानी है, ताकि हम टॉपिक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना उसे पढ़ के ही पता चल जाए कि हमें क्या करना है आगे रिसर्च में। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो डेटा या फिर एविडेंसेस को यूज़ नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेम ही लिख देते हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसी को ऑब्जेक्टिव्स में लिख देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सारी चीज़ों को डिफाइन कर रही है, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लास्ट में मैं एक लाइन में बोलूँगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो करंट सिचुएशन और डिज़ायर्ड सिचुएशन के बीच के गैप को आइडेंटिफाई करती है और बताती है कि उस गैप पर रिसर्च क्यों ज़रूरी है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे देख ही लिया है। तो आई होप कि आज के बाद आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हो सकता है तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से भी बना लूँगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट बॉक्स में पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, क्योंकि आप रिसर्च स्टार्ट करने से पहले अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही डाउटफुल हो तो आई एम सॉरी टू से बट आपकी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ लें, समझने के बाद उसे अच्छे से डिफ़ाइन करके लिखें, सो दैट योर रिसर्च विल बी सक्सेसफुल। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।